नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है साजिश। ढोलक की थाप, बन्ना बन्नी के गानों से रागनी के घर का आंगन गुलजार था। रागनी की बुआ ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते, वो तेज से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी, जो पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ। आज आने तो दो इस घर के नए दामाद को। दूल्हे को देखते तुम सब की बोलती वैसे ही बंद हो जानी है। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी रागिनी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बन्ना बन्नी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड तो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पिए और हमें पिलावे, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुन कोहबर में बैठी रागनी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इस सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। वो था रागनी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। रागिनी की माँ साधना ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन रागिनी ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुरा कर टाल दिया। साधना जी जब भी रागिनी से कहती, रागिनी तुझे शोभित पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब तब रागिनी कहती है कैसी बातें पूछ रही हो माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश, दिल्ली में पला बड़ा अमीर परिवार का शोभित, देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गोरबर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का था। शोभित घर का ही बिजनेस पिता के सहयोग करता था। इधर रागिनी एक छोटे टाउन एरिया की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। शामली सलोनी रागिनी को जब शोभित के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। शोभित से रिश्ता तय होते ही सभी आसपास जान पहचान वालों को रागिनी की किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात में ताना मारा करते थे। वो आज कह देते किस्मत हो तो रागिनी जैसी। रागिनी की बुआ, जिन्होंने रागिनी का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाहवाही लूटती। लेकिन रागिनी को शोभित का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक शोभित ने कभी भी अकेले में या फोन पर रागिनी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी रागिनी से पूछती, अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो रागिनी बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत ही नहीं ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई, जिसमें शोभित को दूल्हे के रूप में देखा देखता ही रह गया। कुछ को रागिनी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। बड़े धूमधाम से रागिनी की शादी शोभित से संपन्न हुई। विदा होकर जब रागिनी शोभित संस्कार में बैठी तो शोभित ने उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं और खिसक कर दूर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देख रागिनी के मन में अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गईं। रागिनी विदा होकर अपने शहर के ही होटल आई, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ रागिनी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास बिमला, ससुर प्रकाश जी एवं 2 शादीशुदा ननदें रिया और प्रिया थीं। रागिनी की एक जेठानी आरती भी थी, जिसका शादी में आना अभी नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ आलोक शादी में शामिल हुए थे। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननंद रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन रागिनी तो मन ही मन शोभित के बारे में सोच रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठ खड़ी हुई। देखा तो शोभित कमरे में दाखिल हुआ। शोभित को कमरे में देखते रागिनी की धड़कनें तेज हो गईं। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से रागिनी शोभित की तरफ देख रही थी।
तभी शोभित ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। रागिनी शोभित को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर रागिनी जब बाहर आई तो देखा शोभित सो चुका था, और उसे भी शोभित के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में शोभित की आवाज आई, रागिनी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। रागिनी ने आंखें खोली तो देखा शोभित का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब शोभित उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहां एक तरफ रागिनी सास और नंदों का प्यार और अपनत्व देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर का था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से हजारों सपने संजोए। जब रागिनी अपनी ससुराल दिल्ली पहुंची तो वो बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने पर रागिनी के मायके से फोन आया। रागिनी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद रागिनी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों की, वो भी तेरे जैसी ससुराल वाले मिल जाएं तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हाल चाल तो ले लूं। रागिनी ने सामने बैठे शोभित को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। शोभित की दिलचस्पी न देखकर रागिनी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब शोभित कमरे में आए तो रागिनी ने देखा कि शोभित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार शोभित ने बिना कुछ बोले रागिनी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अब रागिनी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। रागिनी को पता चल गया कि शोभित की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर शोभित ने रागिनी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार की कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी रागिनी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख। जब शोभित ने रागिनी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। पूरी रात रागिनी की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे शोभित जैसा हमसफर मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से रागिनी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। शोभित बेसुध सोया था, जिसे देखकर रागिनी ने मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई रागिनी दरवाजे की दस्तक के ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने उसकी सास बिमला जी थी। बिमला जी ने रागिनी से कहा, बहू चलो रसोई में, तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ, अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर। रागिनी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर बिमला जी ने कहा, रागिनी, दाग दाग हो या छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए। रागिनी, देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की नहीं, माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो रागिनी को घर के सारे काम समझा कर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कराहती रागिनी अकेली रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, रागिनी जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय
तैयार करो वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके रागिनी ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन शोभित बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। रागिनी अभी शोभित के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ। क्या बनाना है? सच सच से अनजान रागिनी सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब रागिनी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन? जब शोभित को रागिनी पसंद ही नहीं तो शोभित ने रागिनी से शादी की ही क्यों? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी क्यों की? रागिनी की सास और ननदें उससे बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उसके व्यवहार को देखकर सोचता कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उनका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है जिसका सहारा लेकर वो लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो रागिनी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता कि शायद कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी ही थी। अब अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके रागिनी थक चुकी थी। दिल्ली आने के 1 सप्ताह तक यही सब चलता रहा। रागिनी की माँ का जब भी फोन आता वो उनसे हंसकर बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उसकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उनसे चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, रागिनी 1 कप चाय अधिक बनाना, आलोक आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी। उसने सास से पूछा, माँ जी लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई हैं साथ में? आलोक तो कल रात में ही आया। लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उनको समझ में ये नहीं है कि गोलमाल नहीं आ रहा था। वो सोचती है, भगवान कहाँ कर फंस गई मैं। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? अब आलोक भी घर के साथ ही रहने लगे। तब रागिनी को समझते देर न लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं। कागजी शेर की तरह एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज आ रही थी। रागिनी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला शोभित ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह बिमला जी और आलोक ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों और मोहलत दे दें। तभी घर में उसकी जेठानी आरती का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। आलोक ने कहा, आरती तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब आरती ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो, कि सारे सवाल यहीं पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं? डॉक्टर ने कहा अब परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे की ओट से झांकती रागिनी आरती को देखकर देखते ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गए उसको देने के लिए। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? रागिनी ने पलट कर देखा तो आरती थी। रागिनी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। रागिनी ने आगे बढ़कर आरती के पैर छुए। तब आरती ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से आलोक ने आकर कहा, ये शोभित की पत्नी रागिनी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश में भरी आरती ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? आलोक ने कहा, तुम कमरे में चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। तभी बिमला जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको।
जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने शोभित का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। आलोक लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि रागनी से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी रागनी पर नहीं पड़ने देना चाहती। आरती अवाक रागनी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी रागनी कुछ भी समझने में असमर्थ थी। तभी बिमला ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू, तुम शोभित को या शादी को लेकर कभी कोई बात आरती से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की जरूरत है। उसने तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहे। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके ही 3 महीने से, वरना शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बांझ है। रागनी चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर आलोक ने आरती को कमरे में लाकर कहा, देखो आरती, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम रागनी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब आरती ने कहा, लेकिन आलोक, क्या रागनी को शोभित का सच पता है? क्या रागनी की शादी शोभित से सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? आलोक ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात आरती की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने रागनी का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। आरती और रागनी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई नहीं हो करता। तीसरे दिन रात को अचानक आरती को रागनी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। रागनी की, बचाओ प्लीज, शोभित, मुझे मत मारो की आवाज आ रही थी। आरती भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही है? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। आरती ने गुस्से में आलोक से कहा, आलोक, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई दरवाजे पर पुलिस आज ही एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखती आवाज उसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? आरती भागकर कमरे में गई जहां शोभित पैरों से रागनी को मार रहा था कि तभी आरती ने शोभित को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे रागनी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर शोभित को अपना होश ही न था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती रागनी आरती से गले लगकर फूट फूट कर रोई। आरती ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, रागनी, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की शोभित से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि शोभित नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 38 साल की उम्र में भी वो अब एक तक कुंवारा था। इतना सुनते रागनी ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब आरती ने कहा, नहीं रागनी, शोभित तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने की। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। शोभित से 12 साल छोटी रागनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जिठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर आरती को कटघरे में खड़ा किया गया। हाल में उसकी ननंद रिया, नंदोई अमित, शोभित और उसके सास ससुर रागनी भी मौजूद थे। सब बारी बारी से आरती पर इल्जाम लगा रहे थे। तभी आरती और रागनी ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। आरती और रागनी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उनके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो? तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। शट अप मिस्टर अमित उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए
तब आप हवालात की हवा खाएंगे, समझे। आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो आरती भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच खुद शोभित ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप शोभित को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया है ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नज़रों में चोर की उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए हैं जिससे उनका भाई विदेश जा सके। रागनी के मुंह से सच सुनकर आज अमित के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास बिमला जी की तरफ देखने लगा जो रागनी की तरफ भावना शून्य हो देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे शोभित के नाम पर कर्जे लिए हैं ना, उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे। और कल से आप हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का काम काज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं। अमित ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रही है अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है ये सब इस तेज तर्रात आरती की साजिश है। तभी गुस्से में आलोक ने कहा, खबरदार अमित, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना मैं तो कब का तुम्हें इस घर से लात मार कर भगा चुका होता। सही कहा रागनी ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। माँ इसको बोली अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी, दामाद के प्यार में अंधी बिमला जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रागनी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि आरती ने गहने नहीं चुराए और अमित शोभित को ब्लैकमेल करता है। तब रागनी ने कहा, माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों? उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो शादी तो शादी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या? रागनी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। बिमला जी ने फोटो देखी तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय बिमला जी के घर वालों के। अमित की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी बिमला जी के गहने पहन रखे थे जिसका इल्जाम आरती पर लगा दिया गया था। रागनी ने शोभित से कहा, शोभित अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजा जी के कारण ही हुई थी। और अबनी शोभित की प्रेमिका को भी जीजा जी ही होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननंद रिया ने कहा, रागनी तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब रागनी ने कहा, दीदी आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने की और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए बिमला जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। बिमला जी की बात सुनकर रागनी और आरती एक दूसरे को तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। आलोक और शोभित सिर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गए। सास की बात सुनते आरती और रागनी के साथ साथ आलोक और शोभित के भी होश उड़ गए। तब आलोक ने कहा, माँ सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया से क्या मतलब? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? तब तक नजरें झुकाए खड़ी बिमला जी ने गरजते हुए कहा, "म- तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती? कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ। तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का
जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता रख करने के लिए तैयार ही ना था। और ये कल की आई रागनी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो रागनी अभी मेरे दामाद के पैरों पर गिरकर माफी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे। और रागनी गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने से आरती इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार का इस घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार आरती का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते रागनी के ससुर प्रकाश जी ने बोला, वाह बिमला, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बच्चों की नज़र में तुम मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफी मांगेगी। प्रकाश जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ। आप आइए मेरे साथ कमरे में। अमित ने प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अमित के हाथ से छुड़ाकर प्रकाश जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना दिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। बिमला जी चाहे तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से, मैं तो यहीं रहूंगी, और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा मैं वही करूंगी। अमित रिया के साथ घर से जाने लगे तो आरती ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो आरती मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे साथ आते ही आते हैं। अमित ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगे, क्या कैसे इस घर को फर्श से अर्श तक लाओगे। कहकर अमित रिया वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा, कैसे घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिमला जी उठकर कमरे में चली गईं। प्रकाश जी घर से बाहर चले गए। तब रागनी ने कहा, आरती अब हम क्या करेंगे। तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहनोइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करेंगे। आरती ने कहा, आलोक अब जो होना होगा तो हो चुका। अब ना वो सुधर सकता है और ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। आलोक और शोभित ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन आरती और रागनी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 20 दिनों नौकरी मिल भी गई। रागनी ने उसके बाद बुटीक के काम को भी धीरे धीरे शुरू किया, और देखते देखते बुटीक के साथ साथ ही आरती के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब शोभित और आलोक भी शामिल हो गए। लेकिन इन सबके बीच कोई नहीं बदला, तो वो था बिमला जी का व्यवहार। प्रकाश जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। आलोक शोभित भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक बिमला जी ने कहा, वो अपनी बेटी दामाद के घर जा रही हैं, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर रागनी और शोभित के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी। शोभित को अब एहसास होने लगा कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती।
जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। रागिनी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। आरती ने दो जुड़वा बेटियों को तो रागिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो आरती और रागिनी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज आरती के जन्मदिन के दिन रागिनी उसके पास आई और उसे गले लगा कर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे कहूँ। तभी कमरे में आलोक ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। आलोक को परेशान देखकर आरती और रागिनी खड़े होकर आरती ने कहा, आलोक, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? आलोक ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति गंभीर है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब आरती ने कहा, आलोक, कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि बिमला जी आईसीयू में हैं। आलोक को डॉक्टर से पता चला कि बिमला जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि उनको यहाँ कौन लेकर आया और कैसे उनको चोट लगी। माँ की हालत देखकर आलोक अपने जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब आरती ने उसे संभालते हुए कहा, आलोक, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार बच्चा कैसे भी हो, माँ उसे तकलीफ में कभी नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे तकलीफ में नहीं देख सकते। और आलोक, शोभित तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावत सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का इंतजाम कीजिए। आलोक, आरती और बिमला जी का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए आलोक और आरती ने उन्हें अपना खून दिया। इधर शोभित अपनी बहन को फोन लगा रहा था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली रिया के घर जाने के लिए और उसके घर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो परेशान होकर वापस आने के लिए कार के अंदर बैठा ही था कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिख गई, जिसे शोभित ने आवाज दी। तो शोभित को देखते ही वो तेज कदमों से भागने लगी। तब शोभित ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर शोभित ने जब उसे पुलिस का डर दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात दोनों बहनें और बहनोई इकट्ठा हुए थे। दोनों लोगों में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो उठकर उन लोगों का बीच बचाव करने आई। तो दोनों लोगों मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम दोनों को दे दिए, तब अब किस मुंह से इतने साल बाद जाऊंगी पैसे मांगने। तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर गईं। उनका सिर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, ना बेटियों को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब से इन लोगों को व्यवसाय में नुकसान हुआ, तब से आपकी माँ अपने बेटी दामाद के घर अपमान की रोटियां खा रही थी। रोज रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको रोते हुए। अकेले में कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपने मन अब मरने की दुआ मांगती थी। जब चोट लगी तब मेरे ही मर्द ने उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया था और आप लोगों को फोन किया था। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहाँ मरती हैं तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी किस काम की, कौन इसको पूछेगा। वो लोग इनको छोड़कर बाहर चले गए, वहाँ कहाँ ये तो मुझे नहीं पता। शोभित इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आकर सारी बात आलोक को बताई। सारी बातें सुनकर उसके होश उड़े गए कि पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब शोभित ने कहा, भैया, मैं इन लोगों को छोड़ने वाला तो नहीं, मैं
इनकी आज ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। तभी पीछे से शोभित के पापा प्रकाश जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता। जी कमरे में पहुंचे तो बिमला जी खामोश थीं। उन लोगों को देखकर उन्होंने कुछ भी हाव भाव व्यक्त नहीं किए। जब आलोक ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि बिमला जी की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद ना ही है, इसलिए वो आप लोगों को भी नहीं पहचान रही हैं। बिमला जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। बिमला जी अब आरती को माँ कहकर बुलाती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चों जैसी हरकतें करती। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको उनके ऊपर दया तो आती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। प्रकाश जी ने पुलिस कंप्लेन करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे, तभी न्यूज में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी सारी प्रॉपर्टी सील करके उनको नीलाम कर बैंकों को कर्जों के भरपाई के सरकार ने आदेश पारित कर दिए थे। बोली लगी और खरीदने वाले आज रागनी और आरती थीं। पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम पर हो गई। जिस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई, आज रागनी आरती के कमरे में आई और उसने उसको गले लगाते हुए कहा, दीदी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहूंगी। मेरी जिंदगी को नई दिशा देने और पलाश के फूलों का महत्व समझाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस दिन आपने सब सच मुझे ना बताया होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात होती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब आरती ने कहा, रागनी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे न मिलती तो। रागनी ने कहा, यही तो खूबी है आपकी कि आप हर चीज को अलग नजरिए से देखते हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी जिंदगी पलाश के फूलों जैसी हो गई, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं। तब आपने कहा था, रागनी पलाश के फूल खुशबूदार भले ही ना हो लेकिन उनमें तमाम औषधीय गुण छिपे होते हैं, जिनको जानकर अगर सही तरीके से उन इसका उपयोग किया जाए तो हम तमाम बीमारियों से लड़ और बच सकते हैं। बस तब हम तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की जिंदगी किसी भी दशा में आसान नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी आसान तो नहीं होने वाली है। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी चैन से जीने नहीं देगा। हमारे साथ साथ उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ना ही हम अमीर बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर जरूर बन सकते हैं और इस समाज से में मिसाल कायम कर सकते हैं कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और अंदर दोनों जगह वो सब कुछ संभाल सकती हैं। कहकर रागनी आरती के गले लग गई। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।